नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज नॉन्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल हो गए और 12 साल का जश्न कितने धूमधाम से मना था आपको याद ही होगा। देश भर में 12 साल 12 उपलब्धियां उपलब्धियां कौन कौन सी गिनाई गई थी वो तो हमने खूब चर्चा की थी। ऐसी ऐसी उपलब्धियां 9 दिन चले 2.5 कोस, ऊपर पोस्टर बैनर चकाचक और अंदर खाली अगर खोल दो डब्बा, मोदी जी के 12 साल के उपलब्धियों का डब्बा खोल दो तो अंदर से सड़ांध, अंदर खाली है, दीमक है अंदर, कुछ नहीं। खैर, प्रधानमंत्री देश का अभिभावक होता है। अभिभावक का काम क्या होता है? देश के किसी भी हिस्से में कोई वेदना है, कोई पीड़ा है, दुख है, दर्द है, उसमें शरीक होना, वहां पर अपनी सांत्वना, अपनी संवेदना प्रकट करना, उनके साथ खड़े होना, उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करना। यही मोटा मोटी में संविधान के फ्लैग क्लॉज में क्या लिखा है वो सब बात छोड़ दी, मैं मोटा एकदम बात मोटा मोटी कर रहा हूं। यही तो काम है अभिभावक का। घर में एक अभिभावक होता है, एक पिता है, वो अभिभावक होता है। बेटा इम्तिहान दे के आता है, कम नंबर अगर आ जाए तो क्या करेगा बाप? अगली बार ऐसा कहेगा नहीं बेटा तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूं तुम्हारा पेपर देने। लेकिन उसको तसल्ली देगा कि नहीं देगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम हैं, चिंता मत करो। इतना तो कम से कम करेगा। अगर सक्षम पिता होगा तो ट्यूशन लगवाएगा, अच्छे मास्टर की व्यवस्था करेगा, अच्छे कोचिंग की व्यवस्था करेगा, अच्छी किताबें दिलवाएगा कि ये बुक पढ़ो, इस केमिस्ट्री में ये पढ़ो, फिजिक्स की ये बुक पढ़ो, ये बहुत बढ़िया है, अगर और योग्य अभिभावक होगा। लेकिन नकारा होगा अभिभावक तो बेटे फेल होने पे वो बाहर जाकर के कहीं पर अपना गम गर्क करेगा। और महानालायक अगर अभिभावक होगा तो ठहाके घर में बैठ के लगाएगा। बस इतना मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं सीधा विषय। जो काम प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए था वो सारा काम राहुल गांधी ने किया है। 12 साल में जो नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी, वो 2 साल में करके दिखाया है। मोदी के 12 साल पर राहुल का 2 साल, ये भारी नहीं, बहुत भारी पड़ा है। और एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, पत्रकारिता के पतन का साक्षात प्रमाण, जिसमें नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं चार चार एंकर, कोई सफेद जुल्फें लहरा करके, कोई कुछ, तिहाड़ से लेकर के तमाम अनुभव के साथ। उन सबने पूछा राहुल पर सवाल और मोदी ने कहा कौन राहुल? कौन राहुल? वही राहुल जिसके चक्कर में रातों में नींद नहीं आती, वही राहुल जिसके चक्कर में साढ़े 3 बजे योगा करने मोदी नहीं उठते हैं, वही राहुल जिसके चक्कर में सुबह 3:30 बजे नींद खुल जाती है तो दोबारा लगती नहीं है नींद, वही राहुल। आज वो क्लिप वायरल है और उसी क्लिप के चक्कर में फजीहत हो रही है, मजाक उड़ रहा है। दो क्लिप की तुलना हो रही है, एक कौन राहुल वाली क्लिप और एक आज राहुल गांधी ने भी मुगले आजम बना दिया है 3 मिनट के आसपास का वो क्लिप। और दोनों की तुलना आप भी करिए हमारे साथ। हेमंत भाई को ले आइए, बस मैं क्लिप दिखाऊं, मेरा काम खत्म। स्वागत है हेमंत भाई। जरा राहुल गांधी का ट्वीट लाइए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों का हर दिन एक ही काम रहा, हर भारतीय की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा। सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफर लंबा है पर संकल्प वही, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय संविधान। अब इसके बाद वो, हम तो कौन राहुल वाला क्लिप नहीं सुना सकते, लेकिन उसमें 4 एंकर, 4 देश के महान एंकर मौजूद थे। हम जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार नहीं, 4 महान एंकर मौजूद थे देश के। उस क्लिप की चर्चा भी अभी आगे हेमंत भाई कर ही देंगे। सीधा आप जरा देखिए, राहुल ने एक क्लिप
रिलीज की है आज, उसको देखिए, चला दो। What the job of the leader of the opposition is? हमारे लिए लड़ना है आपको। मणिपुर को आपने जला दिया है। जब आपने अग्निवीर लागू किया, लैटरल एंट्री कर 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती। यंगस्टर्स फ्रॉम संबल केम टू सी मी, इनोसेंट पीपल, दे हैड डन नथिंग। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। इट्स माय राइट टू गो देयर टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, मेरा अधिकार है ये। We cannot afford a prime minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. Our farmers have been left to the mercy. Our textiles have been wiped out. Our energy security has been handed over. You have sold our mother, Bharat Mata. Are you not ashamed of yourself? This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system. What is wrong with India's education system? What needs to be corrected in India's education system? If the India alliance was negotiating with President Trump, if you want access to this data, you are going to talk to us as an equal. आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं. We have to start building a production network, challenge the Chinese and participate in the revolution and defeat the Chinese. Most of our cities are living under a blanket of poisonous air. It's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. आपको लगता है कि आपको काट? We want you to come to Andaman, sir. See what is happening. We can go there. There is no need to cut rainforests. I've seen it. Because around the INS Barge, there is plenty of land that you can exploit. You're not going to be able to recover this once it's gone. My job is to be leader of the opposition, to represent all these parties equally. जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे. When you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Hidden behind the women's bill was the delimitation. This has nothing to do with the empowerment of women. इसको हमने हरा दिया है. After becoming LOP, my personal dreams, my personal aspirations, my personal fears have to be put aside. And I have to treat every single party with love and affection. And if you were to ask me 5 years from now, do you consider yourself successful? I would look at these 3 things. I would say, have I helped bring the idea of love into the forefront of Indian politics? Have I helped make politicians and others, and myself in particular, more humble? Have I increased the respect that Indian people have with each other? Those would be the values that I would be thinking. चलिए, म्यूजिक है, इतना डाल देते हैं लोग म्यूजिक. अब ये पता नहीं आगे म्यूजिक साथ निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा, दिखा जाएगा. लेकिन बड़ा क्रिस्टल क्लियर तुलना है. 297 फील्ड विजिट जो मुझे लगता है 2 साल में इस देश के किसी पत्रकार ने नहीं किया होगा. और किसी पत्रकार का मतलब जो फील्ड रिपोर्टर है उसने नहीं. फील्ड रिपोर्टर जिसका काम ही होता है फील्ड में रहना, इस देश में शायद ही कोई फील्ड रिपोर्टर हो जिसने 297 फील्ड विजिट किया हो. राहुल ने 297 फील्ड विजिट किए हैं, 297 जगहों गए होंगे, वहां पर अलग अलग वजहों से. 24 क्राइसिस विजिट है, 24 क्राइसिस विजिट. ये क्राइसिस विजिट और भी महत्वपूर्ण है. मोदी का 12 साल में मुझे लगता है आप 5 क्राइसिस विजिट भी नहीं बता पाओ. मुझे तो, मैं 5 बढ़ा के बोल देता हूं कि हो सकता है हेमंत भाई कहीं नोट किए हो, लोग 5 बता दिया, इसलिए बोल देता हूं. मुझे यकीन है कि शायद खाता भी न खुला हो, क्योंकि क्राइसिस और मोदी जी, भगवान कभी क्राइसिस देखने जाता है? देखने जाते नहीं, क्राइसिस वगैरह में नहीं जाते मोदी.
बताओ, क्राइसिस का मतलब ये है कि क्राइसिस प्लानिंग के साथ नहीं होती है। हाँ, मोदी जी जरूर प्लानिंग के तहत क्राइसिस पैदा कर रहे हैं इस देश में, लेकिन नॉर्मली क्राइसिस वो अचानक होती है, अचानक हो जाती है। मोदी जी अचानक वाली जगह पे जाते नहीं है। मोदी वहां जाते हैं जहां पर एक लंबी प्लानिंग हो, टेंट हाउस, कुर्सी, माइक, दुनिया भर का टेंट्रम, ये सब जब होता है वहां जाते हैं, तो क्राइसिस में जा ही नहीं सकते। इतने में मोदी जी की तुलना करिएगा आप, मोदी जी की तुलना, ये आप पूरस कर लीजिए, मोदी जी की क्या उपलब्धि, इसी 2 साल की बात करूं तो मोदी जी की एक उपलब्धि है, मेलोडी है। वो मेलोडी टॉफी खाई है। और उपलब्धि जोड़े तो मेलोडी खा के खी खी खी। इसके अलावा क्या उपलब्धि है हेमंत भाई? आज अच्छा हुआ, ये अवसर था, 12 साल का एक अवसर। अभी देखिए, अभी तक जश्न बहुत जगह मनाया जा रहा है, बहुत जगहों पर मनाया जा रहा है, विज्ञापन छप रहे हैं। आज 2 साल, तो 2 साल वर्सेज 12 साल, ये तुलना होनी चाहिए। मैं तो 12 साल से, लोग कहेंगे कि राहुल के साथ नाइंसाफी है कि आप 12 साल से 2 साल की करो, 2 साल से 2 साल की करो, लेकिन मैं नाइंसाफी करूंगा राहुल के साथ। 12 साल वर्सेज 2 साल, करिए तुलना। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये सारा जो कल्चर है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर है, जहां पर बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और वहां पर तमाम देशों के अंदर इस तरह की चीज होती है कि आप अपनी हर माइलस्टोन के ऊपर अपनी उपलब्धियां या अपना रिपोर्ट कार्ड अपने लोगों के सामने रखते हैं। वो संसद के अंदर हो सकता है, संसद के बाहर हो सकता है, अपने तमाम पब्लिकेशंस के जरिए हो सकता है। तो मोदी जी का तो आपने देखा था 12 साल का, किस तरीके से बड़ा नेहरू को पीछे पछाड़ा, उसकी सारी उपलब्धियां और वो सारी पीआईबी से लेकर के कितने हजार करोड़ के विज्ञापन और वो सारी चीजें अपनी जगह। मोदी जी का इवेंट का अपना सिस्टम है, वो अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। शायद ये पहली बार है कि किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपने देश के लोगों के, अपने लोगों के लिए, अपने सहयोगी दलों के लिए अपना 2 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा है। तो 2 साल एलओपी के रूप में उनका क्या था, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 730 दिनों के अंदर बेसिकली 42 संसदीय भाषण दिए हैं उन्होंने, जनहित के मुद्दों पर हस्तक्षेप और विरोध के तौर पर, और सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए 42, 297 जैसा आपने कहा फील्ड विजिट किए हैं, जनता की आवाज सुनी, जनता का पल्स फील किया, चाहे उसमें चुनावी दौरे भी हैं, बाकी सारे भी हैं, वो सारी चीज। 24 प्लस संकट क्षेत्रों का दौरा किया, हर मुश्किल घड़ी में मतलब लोगों के बीच में जाकर के खड़े हुए। इस दौरान देश के 25 राज्यों का दौरा किया, यानी कि उसके अंदर हर संस्कृति, हर परंपरा, उस सब को उन्होंने कहीं ना कहीं कवर किया। यूं नहीं कि भाई मोदी जी की तरह मणिपुर नहीं जाऊंगा और वहां नहीं जाऊंगा, जहां संकट है वहां मोदी जी नहीं, जहां सेलिब्रेशन है वहां मोदी जी है। एक बेसिक फर्क आपको समझना पड़ेगा। और उन्होंने फिर ये बात अंत में बताई कि मेरे इस 2 साल के कार्यकाल में मैंने सरकार को 3 मसलों पे यूटर्न करने के लिए फोर्स किया। सबसे पहले जातिगत जनगणना, आपको याद है ना संसद में जो आपने इस वीडियो में भी दिखाया क्लिप में, कि संसद के अंदर हम पास करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन कहा था, और जो आरएसएस पिछले 100 साल से इसका विरोध कर रही थी, उसकी मोदी सरकार ने स्वीकार किया बाद में, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, याद होगा आपको, कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। उसके बाद आपको ध्यान होगा मोदी सरकार यूपीएससी को साइड करके लेटरल एंट्री करती थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, बाहर से कॉर्पोरेट के लोगों के लाने के नाम पे आरक्षण और उन सारी चीजों को वायलेट करती थी। तो राहुल गांधी ने जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद उसे ट्वीट किया, और उसके तुरंत बाद पीएमओ के जो मंत्री है जितेंद्र सिंह, जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया है स्कीम को, और इसको नए रूप में लेके आएंगे जल्दी ही। वो 2 साल हो गए, आज तक तो आई नहीं। और इसी तरीके से जो परिसीमन विधेयक जो अभी अप्रैल के अंदर जो लाने की कोशिश की थी, और उसको समूचे विपक्ष ने एकजुट होकर के उसको गिराया। तो ये उन्होंने अपनी उपलब्धि के तौर पर बताया है, पूरे का पूरा 2 साल का रिपोर्ट कार्ड। आपने कहा कि मोदी जी की 12 साल की उपलब्धियां बताओ, बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल है, कोशिश कर सकते हैं। मोदी जी ने इन 12 सालों के अंदर भारत के इतिहास का सबसे महंगा पर्सनल जहाज लिया, पूरी दुनिया में डंका बजाने के लिए, 8500 करोड़ रुपए का एक जहाज। ठीक, पूरे देश को स्वदेशी का नारा दिया, उनके पूरे शरीर पे जो आप कहते हो नक्शे शिक तक कोई चीज भारतीय दिखा दो। भारत की विदेश नीति की हालत यह है कि जबरदस्त डंका बजाया, ही और खींची की। किसी एक दौरे का नेट आउटकम क्या रहा, अगर मोदी जी ने आज तक बताया हो तो वो बता दीजिए। मोदी जी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, किसी सवाल का जवाब दिया हो, वो बता दीजिए। मोदी जी आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा विज्ञापन देने वाले प्रधानमंत्री,
सबसे ज्यादा इवेंट करने वाले प्रधानमंत्री। इन सारी चीजों को देखते जाइएगा, उन्होंने ना देश में ना विदेश में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ठीक। और भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर के किसानों के जितने ये बिल थे, अपने 3 काले कानून, उन सबको वापस करने का जिम्मा भी उन्हीं के जिम्मे जाता है। जो उपलब्धियां हैं उन पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। हर प्लेटफॉर्म पे यह आता है कि जो भी आपके आर्थिक आंकड़े हैं वो फर्जी है, चाहे वो जीडीपी का मामला हो, चाहे इकोनॉमी के साइज का मामला हो, चाहे अपने देश के अंदर एफडीआई आने का मामला हो, चाहे एफआईआई के जाने का मामला हो। रुपए की कीमत देख लीजिए, भारत पर कर्ज देख लीजिए, रुपया शतक मार चुका है, मारने वाला है। पेट्रोल ने शतक मार दिया है, डीजल मारने के उस पर खड़ा है। कब? जब आज की तारीख में देश के अंदर जो आपका क्रूड ऑयल है वो पश्चिम एशिया का संकट था उससे पहले की रेट पर आ चुका है, 72-73 डॉलर। उसके बाद भी आप 102 से 114 रुपए, 116 रुपए देश में पेट्रोल खरीद रहे हैं, जिसमें 20% इथानॉल है। ये भी ध्यान रखिए। तो मोदी जी की उपलब्धियां बहुत है, बहुत उपलब्धियां हैं। आप और कितनी उन्होंने वीडियो क्लिप जारी कराई म्यूट विदेशों से, कितने लोगों के गले पड़े विदेश में जाकर के। और इन 2 सालों में मोदी जी ने जिस तरीके से अमेरिका के सामने अनकंडीशनल सरेंडर किया है वो भी इस देश के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। और तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने आज तक ट्रंप के बारे में कोई ये बात नहीं कही कि वो झूठ बोल रहे हैं, जवाब भी नहीं देते ट्रंप का, ठीक। तो कुल मिलाकर के आशीष भाई, ये जो है एक होती है जवाबदेही। लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी जवाबदेही समझ करके वो सारी चीज जो रियलिटी उसने की है अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहा है। और मोदी जी पीआईबी के थ्रू जैसे विदेशों में अपना डंका बजाते हैं जाकर के इवेंट, वही इंडिया के अंदर इवेंटबाजी के अलावा, हाँ मोदी जी का ये जरूर है कि सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है कि इस देश का जो चुनाव आयोग था वो कंप्लीट कंट्रोल में करके अपनी जीत उन्होंने ऑल टाइम सुनिश्चित करने का जुगाड़ कर लिया है वाया एसआईआर। उससे बड़ी अगर आप बात देखना चाहो तो देश के जारे जितने भी संवैधानिक वॉचडॉग्स थे उनको कंप्लीट कैप्चर कर लिया है। ये मोदी जी की 100% मानी जाएगी। तो आज की तारीख में मोदी जी यहां पर जिसको सर्वशक्तिमान आप कह सकते हैं उस अवस्था में है, इसीलिए ना वो कोई सवाल लेते ना कोई जवाब देते। आज जिस तरीके की परिस्थितियां देश के अंदर है, कल सारों ने, आपको याद होगा ना, जिस तरीके से पूरे देश में उसकी आपातकाल का वो मना रहे थे बरसी और सारे तरीके से पूरे देश के अंदर, आज देश की परिस्थिति क्या है उस पर कोई भाजपाई आरएसएस का कोई व्यक्ति चर्चा करता नहीं दिखेगा। वो घोषित इमरजेंसी थी। उसके बाद इस देश में निष्पक्ष चुनाव हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ हुए, चुनाव आयोग कैप्चर नहीं हुआ और सत्तारूढ़ पार्टी हारी। आज तो अघोषित इमरजेंसी है और चुनाव आयोग समेत सब कुछ कंप्लीट उसमें कंट्रोल के अंदर है, कैप्चर। तो ये मोदी जी की कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने विरोधी पार्टियों को तोड़ा है अभी पिछले 1-1.5 महीने में बंगाल चुनाव आने के बाद, और उससे पहले जितने अलग अलग दलों के अंदर वरिष्ठ नेता थे, किस तरीके से उनको जांच एजेंसियों को यूज करते हुए भाजपा में समाहित किया है वॉशिंग मशीन के जरिए, वो मोदी जी की बड़ी उपलब्धि है जो इस देश के इतिहास में कभी नहीं देखी गई होगी। आज भाजपा के अंदर अगर आप आंकड़ा निकालेंगे कि अब कांग्रेस से कितने विधायक और पूर्व सांसद और अलग दलों से आए हैं, तो वो भी इस देश का रिकॉर्ड होगा। तो मोदी जी के सामने भी रिकॉर्ड्स कम नहीं, रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। लेकिन मोदी जी जिन चीजों में बहकाना चाहते हैं, मुझे लगता है अब उनके पर्दे उठने लगे। और उसमें सबसे ताजा उदाहरण है राम जन्मभूमि में जो कुछ हुआ, जमीन खरीदने से लेकर के चढ़ावे तक लेकर के, और जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो ये कहा करते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके मुख्यमंत्री की जो कथित तौर पर प्रॉपर्टी डीलिंग और उस खबरों को बाहर आना, वो सारी की सारी चीजें अब ये है कि जितने भी इनके पेंडोरास बॉक्स हैं वो आने वाले दिनों में खुलते जाएंगे। लेकिन चूंकि मीडिया कंट्रोल में है, कंप्लीट कंट्रोल में है, सरेंडर्ड है, तो ये आगे किस दिशा में बढ़ेगा देश, वो देखना काफी रोचक होगा आशीष भाई। आपने कहा ना कि पर्दे उठने लगे हैं। मैं मेरे निजी अनुभव को 12 साल का अगर देख करके कहूं तो पर्दा जब तक नहीं उठता है तब तक ज्यादा देश की भलाई है। पर्दा उठ जाता है तो नंगाई पे उतर आते हैं। जब तक इस देश में वोट चोरी, चुनाव चोरी पर्दे के पीछे था, राहुल गांधी ने नहीं खोला था। व्यवहारिक रूप से एकदम सोचिएगा, फ्लैशबैक में जा करके, जब तक राहुल गांधी ने नहीं खोला था, पूरे देश के सामने स्टेब्लिश नहीं हुआ था कि ये वोट चोरी करते हैं, तब तक देखिए गुपचुप तरीके से चुनाव जीते जाते थे। उसमें गुपचुप मतलब लगता था कि चुनाव हो रहे हैं, फील होता था कि चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही खोल दिया, पर्दा हटा दिया, उसके बाद देख लीजिए कितना फर्क है। 90% स्ट्राइक रेट कर दिया। जाओ,
जब खोल दिए ना, अब जाओ, जब खोल ही दिए हो तो नंगे क्या डर। हम लोग क्या कहावत है पूर्वांचल में, नंगे से भगवान डरता है। उस नंगा ही पे आ गया, उससे तो भगवान डरता है। तो जब तक ये आपने कहा कि पर्दा हटना शुरू हो गया है, ये हटना शुरू हो गया है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, ये बहुत डरावना है। हटना शुरू हो गया है, जितना पर्दा आप हटाओगे उतना नंगा ही पाओगे। फिर झेलो। एक जगह तो झेल नहीं पा रहा देश अभी, खाली चुनाव वोट चोरी से। और जगह हटेगा तो और देखिएगा, फिर देखिएगा। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर सोचने दायरा, मैं चाहता हूं इस देश का आदमी, हर आदमी इसे सोचने का दायरा बहुत विस्तृत कर दे। यहाँ कभी भी जश्न नहीं मनाने लायक है कि पर्दा खुल गया, इनका हट गया तो जश्न मना लो। अरे अगले ही पल रोना पड़ जाएगा कि भाई पर्दा हटाए क्यों थे, पर्दा लगे, पर्दम जो कर रहे थे करने देते हैं। अब देखिए एक और ट्वीट है राहुल गांधी का, अभी तत्काल का ट्वीट आ गया कार्यक्रम शुरू करते करते ही। ये भी ट्वीट लाइए, इसको फुल कर दो भैया, फुल कर दो। देखिए, each name of this list was a child with a dream, a family, a future, all destroyed by a broken system and a government that refuses to learn or take accountability. हर एक इस सूची का हर नाम, जो भी सूची में जिस बच्चे का नाम है, एक ड्रीम, एक परिवार, भविष्य, सब कुछ उसका डिस्ट्रॉय, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया बाय ये ब्रोकन सिस्टम। ये ब्रोकन सिस्टम को आप कंप्रोमाइज सिस्टम कहेंगे तो और थोड़ा समझ में आएगा। एंड गवर्नमेंट दैट रिफ्यूज टू लर्न और टेक अकाउंटेबिलिटी, और एक ऐसे सरकार ने सब किया है जो कुछ भी सीखने से इनकार कर देती है। उसे सीखने नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट हो चुका है। वो अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, अविनाशी हैं तो परफेक्ट हैं। वो सीखने से इनकार करते हैं और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही से भी इनकार करते हैं, जवाबदेही भी नहीं लेते हैं। रिमेंबर दीज स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ देम। इन छात्रों को आप याद करिए, इनमें से हर एक को। When PM Modi praised धर्मेंद्र प्रधान जी on his birthday, did he even spare a thought of these children? जब मोदी ने आज धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की, उनकी प्रशंसा की, उनके जन्मदिन पर शुभकामना देते हुए, तो एक मिनट के लिए भी क्या इन बच्चों के बारे में सोचा था? ये इसलिए मैं कह रहा क्योंकि आज धर्मेंद्र प्रधान का वो ट्वीट होगा, जरा दिखा दीजिए। नरेंद्र मोदी जिन्होंने 20 से ज्यादा बच्चे, अभी आंकड़ा 20 पार कर चुका है, 20 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने अपनी जान दे दी। आप कल्पना करो, एक बच्चा परिवार से, कितने सपने थे सब टूट गए, एक एक बच्चा। एक मैंने लेटेस्ट बताया था आज एक कार्यक्रम में, महाराष्ट्र का। कल मैं पढ़ा कि मैं माँ तुम्हारी कोख से अगले जन्म में भी तुम्हारी कोख से आऊंगा धरती, लेकिन इस जन्म के लिए माफ करना मुझे। और उस दबाव में वो दोबारा री एग्जाम के बाद और भी कुछ बहुत बच्चों पर प्रेशर पड़ा है। भैया हम फिर निवेदन करते हैं कि आप लोग मत दो एग्जाम बहुत छोटा है, जीवन में बहुत छोटा मुकाम है। ऐसे ईट नीट बहुत आएंगे जाएंगे, कुछ नहीं है। उसने जो दोबारा हुआ, पहली बार उसका पेपर अच्छा हुआ था। ये सब कौन समझेगा? जो एग्जाम दिया हो, जिसकी डिग्रियां दिखाती हो, वो समझेगा ना। जिसका जुगाड़ के खंभे पर जीवन टिका है, वो क्या जाने। पहला एग्जाम जिन बच्चों का अच्छा हुआ था, दोबारा नहीं अच्छा हुआ। हेमंत भाई सोचो, उनका सोचो, वो तो और ज्यादा उसमें ट्रॉमा में जाएंगे ना कि यार हम तो हो चुके थे, हम तो सिलेक्शन हो चुका था, फिर देखो दोबारा करवा के हमको बर्बाद किया। देखिए, birthday wishes to Union Minister Sri Dharmendra Pradhan ji. He is making commendable effort towards the implementation of the National Education Policy, which seeks to make India a hub for knowledge, learning and innovation, praying for his long and healthy life. ये आखिरी लाइन तो हम भी कह देंगे। हम किसी का भी, वो अच्छा हो, बुरा हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, हम भी कहते हैं चलो यार जन्मदिन है उसके, वो स्वस्थ रहे, लंबी जिंदगी जिए, 500 साल जिए। लेकिन 20-20 साल के जो बच्चे अपनी जिंदगी गंवा दिए, शर्म आनी चाहिए थी एक बार ये लिखते हुए कि कमेंडेबल एफर्ट्स
टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वही कि संघी एजेंडा देश को पढ़ाया जाएगा, उसी के लिए कमेंडेबल एफर्ट है हेमंत भाई। यही 12 साल, इसीलिए मैंने तुलना किया था 12 वर्सेस 2। एक आदमी संवेदनहीन है, और संवेदनहीनता दुनिया में जितने नभचर जलचर थलचर हैं, मैं तीनों कह रहा हूं, नभचर थलचर और जलचर, ये तीनों को सृष्टि में मिलाकर के सबसे संवेदनहीन व्यक्ति। नहीं आशीष भाई, इन्होंने जो राहुल गांधी ने जो किया है, ये इसकी बैकग्राउंड देखना भी बहुत जरूरी है। ये हुआ क्या था आज सुबह, जैसे ही प्रधानमंत्री ने इनको ट्वीट करके बधाई दी, धर्मेंद्र प्रधान को, पवन खेड़ा जो अब राज्यसभा के अंदर चुने गए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट किया। मैंने कंट्रोल रूम को स्क्रीनशॉट भेजा है, अगर वो जब अवेलेबल हो तो दिखा देंगे। तो उसमें पवन खेड़ा ने क्या कहा, पवन खेड़ा ने धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित किया। ये देखिए, डियर धर्मेंद्र अंकल और हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। यू टर्न्स 57 टुडे, आज आप 57 साल के हो गए हैं। वी कुड नॉट इवन रीच हाफ यूर एज, हम आपकी आधी उम्र तक भी नहीं पहुंच पाए। और ये फिर यूअर्स आपके, ये वो जो सारे बच्चे जो नीट एग्जाम के कारण जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट लगा दी। ये स्क्रीनशॉट में एक पूरा नहीं आया, इसमें 2 बच्चे रह गए हैं, तो उनके भी मैं नाम एक बार बता दूंगा बाद में। रेनू मीना के बाद लेट आकांक्षा है, लेट काहन पटेल है, लेट मैथिली सोनवाने है। तो मोदी जी के बधाई संदेश को इन बच्चों की तरफ से पवन खेड़ा ने उनको टैग करते हुए लिखा कि आपको बधाई, लेकिन हम तो आपकी आधी उम्र भी नहीं कर पाए। यानी कि जो प्रधानमंत्री ने इनका गुणगान किया था, उसको उन्होंने बताया कि ये बच्चों का दर्द। और राहुल गांधी ने उसी सारे को, पवन खेड़ा को रिट्वीट करते हुए अपना संदेश लिखा कि ऐसी सरकार इनके लिए जिम्मेदार है, इन बच्चों की जान के लिए, जो ना जवाबदेही है ना जिसका कुछ भी है। कल्पना कीजिए केवल आप। और मोदी जी, देखिए एक चीज आपको बड़ा साफ बता दूंगा, बुरा लगे भला लगे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी कभी कंफ्यूजन नहीं रखते। जिस समय मैं और आप और सारे हमारे 20, 25, 30 साथी जो भी बचे हुए इस देश में, जो एप्स्टीन फाइल पे चीख रहे थे हरदीप पुरी को लेकर के, तो मोदी जी ने तब भी बहुत शानदार मैसेज किया था बर्थडे का, याद है ना आपको? भूल गई? तो धर्मेंद्र प्रधान हो, 89 पेपर्स लीक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिग्रियों का नाम क्या होगा ना पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को अपना देखना, उनको कंफ्यूजन क्लियर करना है कि ये मेरे आदमी हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेट्स बी वेरी क्लियर। तो उन्होंने ये बात बड़ी स्पष्ट कर दी। जो आप परसों एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कह रहे थे कि अब चूंकि राहुल गांधी ने इस्तीफा मांग लिया, इसलिए इस्तीफा नहीं होगा, आपने जैसे परसों चर्चा की थी। मुझे ये लगता है कि आज जो परिस्थिति शुरू हुई है अयोध्या से, ये मामला आशीष भाई बहुत लंबा चलने वाला है। जिस तरीके आपने, ये तो आप इससे पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा कि और ज्यादा नंगे हो जाएंगे, वो सारी चीज अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल सही लॉजिक है। लेकिन इस्तीफों का सिलसिला जो ये चंपत राय से शुरू हुआ है ना, ये मान करके चलिए ये आगे तक भी जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान लंबा रह नहीं पाएंगे इस पद पर। फिर मैं एक बात और जोड़ देता हूँ। नॉर्मली मतलब हमारी बातें उस समय तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आती। आपको बताएं, आप करें और इस्तीफे होंगे ना, होंगे, पक्का होंगे। लेकिन आगे जो बता रहा हूं, ये जो आगे इस्तीफे होंगे, वो किसी निकम्मे नाकारेपन की वजह से नहीं होंगे। वो स्कोर सेटल करने के लिए होंगे कि इसी बहाने कई लोगों का स्कोर सेटल हो जाए। जिसका स्कोर सेटल करना है ना, इसी में मोदी जी स्कोर सेटल कर देंगे। लोगों को लगेगा एक्शन हो रहा है। ये आप देख लीजिएगा, अभी नाम आने शुरू होंगे, आप देखिएगा इस्तीफे होंगे, नाम आएंगे। मैं नाम के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं, जब नाम आने दीजिए, स्कोर सेटल होंगे। मोदी को ही समझना, कुछ नहीं डिबेट उबेट करना है, कोई खबर नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, मेरी कोशिश भी यही रहती है, व्यक्ति को आप समझ लीजिए, हर खबर समझ में आ जाएगी। नरेंद्र मोदी समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द में, मोदी को अगर लोग नहीं मानते, कहते हैं कि वो मोदी को समझिए, वो आदमी के पास तो भाई, अगर मैं शब्द कोई अनुचित नहीं इस्तेमाल करना चाहता, करूंगा नहीं, लेकिन उस आदमी की दिमाग को समझना होगा। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, हम कहते हैं ना कि झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, लेकिन हर झूठ में एक अदृश्य सच होता है। अदृश्य सच, वो अदृश्य सच हम लोग नहीं देखते, झूठ देखते हैं, अदृश्य सच नहीं देखते। मोदी ने कहा था बहुत पहले, देश को कहा था, आपदा में अवसर तलाशो।
आज तक इस देश में कोई ऐसी आपदा नहीं आई है जिसमें मोदी ने अपना अवसर न बुना लिया हो, कैसे किया हो। पूरे देश के लिए वो आपदा रही है, लेकिन मोदी के लिए अवसर रहा है। हर आपदा में अवसर तलाशा है। यह भी एक आपदा है जो अयोध्या वाला आप कह रहे हो ना, इसमें भी मोदी अवसर तलाश चुके हैं, ये भी अवसर तलाश चुके हैं। नहीं नहीं आशीष भाई, ये आपदा भोगी ही है, आपदा में अवसर भोगी ही है फॉर ऑल टाइम्स। हाँ, आप हमेशा गुजरात से शुरू कर लीजिए ना भाई, आप ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? गुजरात के पूरे कार्यकाल, दिल्ली के पूरे काल, आपको इतना भी फर्क पड़ता है? कोई देश में कितना बड़ा हादसा हो जाए, कितना नीट पेपर पे एक शब्द का कोई वो किया हो, कोई रिएक्शन किया हो? राम मंदिर पे कोई एक शब्द का रिएक्शन किया हो? इतने बच्चों ने अपनी ही जान ले ली, कोई रिएक्शन किया हो? लखनऊ के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, अग्निकांड, प्रधानमंत्री का 2 शब्द गया हो? कल्पना तो करिए भाई, कौन सी, फिर मैं वही कह रहा हूं, आपको अभी भी ये मुगालता है कि आप लोकतंत्र में रह रहे हो। उनको क्लैरिटी है वो कहां है, उनको क्लैरिटी है, उनको क्लैरिटी है कि वो देश को कहां ला चुके हैं। ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट। आपने बिल्कुल एक बहुत शानदार उदाहरण आपने दिया था कि ट्रंप का जो जर्नलिस्टों का डिनर था एनुअल, उस होटल के बाहर फायरिंग होगी तो मोदी जी कितने चिंतित हुए थे, तत्काल ट्वीट और ये सारा। और हमारे बच्चे वहां पर लखनऊ के अंदर जिस तरीके से जिंदा जल गए बेचारे, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का आज तक एक शब्द नहीं आया। और उनका जो लाडला मुख्यमंत्री है उसने कहा कि मैं भाषण सुनने नहीं आया, भाषण का मन नहीं है। इस देश में सांत्वना प्रकट करने जाते हैं तो ऐसे होते हैं भाई साहब, ऐसे नहीं होते। उस दिन आपने देखा ऐसे था। तो मोदी जी को, उनके पूरे इकोसिस्टम को पता है कि वो देश को कहां ले आए हैं। आपकी मेरी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है, केवल 20 दिन रुक जाइए। 135वां जो संविधान संशोधन लाएंगे अभी परिसीमन के लिए, उसके तत्काल बाद इसी सेशन में वन नेशन वन लीडर लाएंगे, वन इलेक्शन सॉरी, और उसके बाद जो कुछ ये करने वाले हैं उसकी इस देश को सहज कल्पना होनी चाहिए। ये जो बंगाल के चुनाव के बाद जो ये ऑपरेशन चल रहा है ना, इसको आप देखते जाइए। आप क्या कह रहे थे? 240 सीटों पर रोक दिया, सारे चौड़े हो रहे थे ना आप सारे लोग कि देखिए देश की जनता की ताकत 240 पे। असल में चुनाव ठीक हुआ होता तो पता लग जाता कितनी थी, मैं वो दावे नहीं करता। लेकिन चुनाव के 2 साल बाद 240 को 351 करना, और ये लोकतंत्र के प्रहरी है, और जो विपक्ष है वो लोकतंत्र का शत्रु है। इस देश के लोगों को अब भी सोच लेना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा भाई, आशावादी आदमी हूं, और लोकतंत्र कोई मेरा और आपका नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने बड़े बलिदानों से अर्जित किया था। इसको ऐसे अब मत हाथ से जाने दो। बाकी जो उचित लगे वो देश की जनता जनार्दन देख ले। हाँ, ये तो दौर ही है, जो उचित लगे वो करो वाला है। जो उचित लगे जनता को वो करे, जो आर्मी को उचित लगे वो करे, मोदी को जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। देखिए, हम तो कभी गलतफहमी कोई रही नहीं कि 20 दिन बाद दूर होगा। हमने तो बहुत पहले से बहुत चीजें इस पे स्क्रीन पर नहीं बोल सकते, बहुत चीजें स्क्रीन से पीछे हम बोलते हैं, हम लोग बात करते हैं, हमें कभी नहीं कंफ्यूजन। हम तो जो बोल देते हैं, लोग कहते हैं नहीं, निराशावादी बात नहीं करना चाहिए। हेमंत भाई भी कहते हैं, क्या करें, क्योंकि मैं कम से कम कंफ्यूजन में नहीं हूं। आप जो आदमी आपदा से ही, जिस आदमी का पॉलिटिकल करियर आपदा से शुरू हुआ है, आपदा से भी कैसे एक फैब्रिकेटेड, मतलब कृत्रिम आपदा से, वो फर्जी की आपदा। केशु भाई पटेल 1 सीट का उपचुनाव हारे थे। अब आप यहीं से जान लीजिए, बाकी आज तक जोड़ लीजिएगा। केशु भाई पटेल एक उपचुनाव, एक विधानसभा सीट का उपचुनाव हारे थे। एक उपचुनाव की हार को एक कलाकार ने दिल्ली में आपदा का रूप दे दिया था कि ये बहुत बड़ी आपदा गुजरात में है, हम पूरा गुजरात हार जाएंगे। तो एक उपचुनाव हारने को आपदा, जिसने कृत्रिम आपदा बनाई और कृत्रिम आपदा बना करके उसको अवसर के रूप में इस्तेमाल किया, वो व्यक्ति वहां से अब तक कितना एक्सपर्ट हो चुका होगा, कितना एक्सपर्ट हो चुका होगा। जिसने पहले शॉट जो है, क्या कहते हैं, बुलाई, एकदम 10 पॉइंट स्कोर किया, वो तो अब कितने दिन से निशानची है। अब तो नींद में भी निशाना उसका बुलाई पे जाएगा। तो इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बचा पाइए तो बचा लीजिए, नहीं तो जा ही रहा है राम भरोसे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।